रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुडसे मुर्दाबाद। देखिए, देश के अंदर दो घटनाएं हुई हैं। दो घटनाएं तथाकथित हमलों की हुई हैं। जिस प्रकार से दोनों घटनाओं को सोशल मीडिया ने परोसा, उसको देखने की आवश्यकता है। एक घटना घटी थी सारंगी साहब के साथ, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उड़ीसा के, भारतीय जनता पार्टी के। एक राजपूत साहब जो उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, और जो संसद के अंदर एक प्रोटेस्ट चल रहा था कांग्रेस का और अपोजिशन का, गांधी प्रतिमा के पास, और ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया और गोदी मीडिया में चलाया गया। बताया गया कि राहुल गांधी अपने अपोजिशन एमपीज के साथ संसद के अंदर प्रवेश कर रहे थे और सामने भारतीय जनता पार्टी के सांसद खड़े थे, और राहुल गांधी ने धक्का दिया राजपूत साहब को, जो उत्तर प्रदेश के सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, और वो गिरे जाकर सारंगी साहब पे, और सारंगी साहब बड़े गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके सिर पे 6 टांके लगे। अच्छा, राहुल गांधी को पूरी तरह से बदनाम करने का प्रयास हुआ, और सुषमा जी की पुत्री जाके उन्होंने कनाट पीएस थाने में जाके राहुल गांधी के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस एक वकील होने के बावजूद रजिस्टर कराया, और बहुत सारी गंभीर धाराओं में राहुल गांधी को बुक किया। खैर, पुलिस ने वस्तु स्थिति को समझा और उन्होंने राहुल गांधी पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस नहीं बनाया, लेकिन बाकी धाराओं पे केस रजिस्टर कर लिया। लेकिन उस केस का क्या हुआ वो आज तक किसी को नहीं पता कि राहुल गांधी पे वो केस में अग्रिम कार्रवाई क्या हुई, लेकिन एक सेंसेशन गोदी मीडिया और सोशल मीडिया ने फैला दिया। अजय, जो अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने कहा कि भाई जहां पे ये इस प्रकार की कोई धक्का मुक्की की घटना ही नहीं हुई, और वहां पे तो राहुल गांधी अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे और उसमें ये लोग रोकने का प्रयास कर रहे थे। हो सकता है कि कुछ एक आध सांसद अपने लोगों द्वारा झटके से गिर गया हो या अपोजिशन के धक्के से गिर गया हो, लेकिन राहुल गांधी उस समय वहां मौजूद नहीं थे जिस समय राजपूत साहब को तथाकथित रूप से धक्का लगा और वो सारंगी साहब पे गिर गए, और सारंगी साहब और राजपूत साहब गंभीर रूप से घायल हो गए। राहुल गांधी वह नहीं थे। अच्छा, ये भी टीवी डिबेट्स में बहुत सारे डिस्कशन हुआ कि भाई अगर राहुल गांधी ने धक्का दिया है तो गंभीर मसला है। संसद के अंदर राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन अगर सत्ता पक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को धक्का देते हैं और वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं तो ये गंभीर विषय है, और इसमें पूरे देश ने चिंता व्यक्त की थी। लेकिन पूरे देश को यह विश्वास था, क्योंकि संसद के अंदर सीसीटीवी लगे हुए हैं, हर कोने में लगे हुए हैं, हर जगह लगे हुए हैं, और इसको माना जाता है बड़ा सुरक्षित स्थान है और हर चीज को ट्रेस किया जा सकता है। तो ये मान रहे थे कि सीसीटीवी पुलिस को सौंपेगी और जो सभापति महोदय हैं वो सौंपेंगे, और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि राहुल गांधी का उसमें क्या रोल था, और अगर उन्होंने धक्का दिया तो उन्हें दंड मिलेगा, नहीं तो वो छूट जाएंगे। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि सीसीटीवी फुटेज का हुआ क्या, क्योंकि जो लोगों ने बताया, जो बाद में पता चला कि भाई सीसीटीवी फुटेज तो तब दिखाते जब सीधे फुटेज में राहुल गांधी धक्का देते मिलते, धक्का ही नहीं लगा, तथाकथित धक्का था और तथाकथित चोट थी। अच्छा, उसके बाद सारंगी साहब और राजपूत साहब जो है वो अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हो गए। चलिए, राजपूत साहब तो थोड़े उत्तर प्रदेश के हैं, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, धक्का जो है पीछे से लगा, और पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हुए थे और कांग्रेस के और विपक्ष के लोग सामने थे, तो धक्का सामने से नहीं पीछे से आया। इसका माने उन्होंने मान लिया कि धक्का उन्हीं के लोगों ने दिया था। खैर, अब सारंगी साहब वहां आईसीयू में भर्ती हो गए। आईसीयू में आप जानते हैं प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके अंदर जूते पहन के कोई जा नहीं सकता, प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई हो नहीं सकती। लेकिन सारंगी साहब और राजपूत साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। मोदी जी ने भी सारंगी साहब से बात की, राजपूत साहब से बात की, और वहां पे एक प्रकार का पूरा फोटो सेशन हुआ और राहुल गांधी को बदनाम करने का प्रयास हुआ। लेकिन 2 दिन के अंदर आईसीयू से सारंगी साहब बाहर आ गए, राजपूत साहब बाहर आ गए, और जब बाद में लोगों ने सारंगी साहब की फोटो देखी और उनको सामने से देखा तो उनके माथे पे कोई निशान नहीं था। भाई आप जानते हैं, बचपन में आपकी भी चोट होंगी, मेरी भी चोट लगी है,
तो दुनिया में अभी तक तो कोई ऐसी साइंस नहीं डेवलप हुई कि अगर माथे के ऊपर 60 टाके लगे हों, किसी ने कहा 2 टाके लगे ना, किसी ने कहा 5 टाके, जो भी गोदी मीडिया को जितना बढ़ाना था उतना बढ़ा के बता रहा था। पट्टी लगी थी, फिर पूरा प्लास्टर बन गया था, पूरा सिर और व्हील चेयर और पता नहीं क्या क्या नौटंकी हुई थी। अब वो एक भी माथे पे निशान नहीं है, इसका माने जो वहां पे अच्छा डॉक्टर भी जो थे वहां के, वो भी ये बता रहे थे कि साहब जब पूछा गया कि स्वास्थ्य बुलेटिन जारी किया, उन्होंने कहा नहीं वो हाई कमान बताएगा, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स बताएंगे कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, हम डॉक्टर्स नहीं बताएंगे। तो वो भी खेल कर गए अपना महाराज। अच्छा, इधर सैफ अली खां के साथ एक मुंबई के अंदर 2 दिन पहले घटना हुई। तो मुंबई की कानून व्यवस्था कितनी अच्छी और खराब है इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। थोड़े दिन पहले सलमान खान के घर के सामने गोली चली थी। उसके बाद एक ऐसे बड़े बिल्डर जो कि शाहरुख खान और सलमान खान के बड़े नजदीकी थे, बाबा सिद्दीकी, जो पहले कांग्रेस की में थे और बाद में एनसीपी अजीत पवार गुट में चले गए थे, उनकी दिन दहाड़े हत्या हुई थी। और लॉरेंस बिश्नोई नामक व्यक्ति जो साबरमती जेल के अंदर सरकार की सुरक्षा में रह रहा है, उसने धमकी दी थी, पप्पू यादव को भी धमकी दी थी। और अब सैफ अली खां पे 2 दिन पहले प्राणघातक हमला हुआ। और ये प्राणघातक हमला भाई 12-13 मंजिली बिल्डिंग है जिसमें सैफ अली खां रहते हैं, करीना उनकी वाइफ रहती हैं और 2 बच्चे, उनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। अब वो जो आदमी था, जो हमलावर था, वो कैसे घुस गया वहां, सिक्योरिटी गार्ड्स ने कैसे नहीं रोका, उसको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया, वो अंदर कैसे घुस गया। अच्छा, फिर अब विवेचना हो रही है, विश्लेषण हो रहा है, भक्त तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सैफ अली खां पे कोई हमला नहीं हुआ है, तो एक नौटंकी की जो सैफ अली खां पे की। और जबकि वास्तविकता ये डॉक्टर्स ने जो बुलेटिन जारी किया है उसके अंदर सैफ अली खां की पीठ के अंदर एक चाकू घुसा पाया गया जिसका फल टूट गया था और उनके मतलब पीठ में धंसा हुआ था। और ये भी डॉक्टर्स ने कहा कि अगर वो 2-3 मिलीमीटर और आगे बढ़ गया होता तो वो पैरालाइज हो जाते, वो मेरुदंड के उनके घायल कर देता। लेकिन चलिए, गंभीर विषय था, 6-7 टाँके उनके लगे और गंभीर अवस्था में जब उनको ये अटैक हुआ, उसके बाद वो 3 व्हीलर में, एक जो 3 व्हीलर वाला ले गया, उसने भी बाद में बताया घटना में क्या हुआ था। तो एक तो अच्छा, अब ये प्रश्न उठ रहे हैं कि एक तो वो हमलावर घुसा कैसे, फिर दूसरी बात है कि हमलावर जब घुसा तो वो सैफ अली खां के बच्चों के कमरे में क्यों घुसा? क्योंकि अगर उसको चोरी, अब ये कहने लगे कि साहब वो पुलिस की चोरी की घटना है, चोरी के इरादे से आया था। पहली बात तो वो व्यक्ति अभी तक 72 घंटे हो गए पकड़ा नहीं गया है, जिसकी सीसीटीवी में वो फोटो दिख रही है। तो क्या पुलिस मुंबई इतनी नकारा हो गई है कि एक सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद उस आदमी को नहीं पकड़ पा रही है? अच्छा, चोरी की घटना का मुद्दा कैसे होता है? अगर चोरी की घटना का मुद्दा होता, सैफ अली खां करीना के कमरे में वो घुसे होते, वो बच्चों के कमरे में कैसे घुसा? अच्छा, फिर अब ये भी प्रश्न उठ रहा है कि क्या एक कवि महोदय हैं जो आजकल हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, पहले क्योंकि उनके पत्नी पे ईडी के कुछ मुकदमे थे, वो वापस हो गए क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की घृणा फैलाने वाली बातें की हैं। और जिस प्रकार का हिंदू मुसलमान का वैमनस्य हिंदुस्तान के अंदर फैलाया जा रहा है, क्या उसके फलस्वरूप जो सैफ अली खां के बच्चे हैं उन पर आक्रमण करके, और क्योंकि सैफ अली खान ने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की, ये घायल हो गए। तो अब सवाल यह है, चाहे वो सैफ अली खां हो, चाहे वो शाहरुख खां का बेटा हो जिसको 6 महीने जेल में रखा गया था, और समीर वानखेड़े नामक एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के व्यक्ति ने किया था जो कुछ किया था, तो क्या ये जो चीजें हो रही हैं इसको देश की जनता बड़ा नॉर्मली ले रही है? उसको कान नहीं खड़े हो रहे हैं? उसको नहीं लग रहा कि देश के अंदर इस प्रकार की घटनाएं, अगर मुंबई जैसे, जहां हम तो ये सुना करते थे कि मुंबई पुलिस सबसे एफिशिएंट पुलिस है हिंदुस्तान की, वहां पे इस प्रकार की बाबा सिद्दीकी के साथ हो जाए, सलमान खान के साथ हो जाए, और अब सैफ अली खां के साथ हो जाए, वो गंभीर घायल हो जाए। अच्छा, वो तो 2-3 दिन के अंदर रिलीव होकर हॉस्पिटल से बाहर आ गए। अच्छा, उनके यहाँ भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, उनसे किसी बड़े नेता ने बात नहीं की। लेकिन यहाँ सारंगी साहब बिना दाग के, बिना किसी चोट के ठीक हो गए और आईसीयू में भर्ती थे और इंटरव्यू दे रहे थे। तो जिस बात से मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ, वो इस बात से चिंतित हूँ कि क्या देश के अंदर घृणा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अगर किसी मुसलमान के ऊपर या दलित के ऊपर या क्रिश्चियन के ऊपर या सिख के ऊपर अगर कोई आक्रमण होता है, या डल्लेवाल साहब 55-56 दिन से भूख हड़तालें पड़े हैं। अब सुना है जो कोहाल साहब ने कहा कि उनको 3-4 रात में उल्टियां हुई हैं और बिल्कुल प्राण लेने वाली स्थिति उनकी पहुंच गई है। इसके बावजूद देश की जनता अगर इतनी संवेदनहीन हो गई है कि इस प्रकार के आक्रमणों को वो नॉर्मल मानती है और ये मानती है कि ऐसा ही देश के अंदर होना चाहिए, अगर इतनी दुखद स्थिति देश की हो गई है,
तो कल वही वाली बात है कि सब जद में आएंगे और सबके घर में आग लगेगी। ये बढ़ते बढ़ते हम कहाँ चले जाएंगे, देश हमारा कितना कमजोर हो जाएगा, ये देश को समझने की आवश्यकता है। चाहे वो सैफ अली खान हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म और जाति का कलाकार हो या देश का ऐसा नागरिक हो, भाई जो भी दंड देना है, जो भी गलत काम अगर किसी ने किया है तो वो जुडिशियल अथॉरिटीज का काम है, पुलिस अथॉरिटीज का काम है। लेकिन अगर इस प्रकार से और उस व्यक्ति को जो आक्रमणकारी था उसको अगर महिमा मंडित किया जाएगा इस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कहीं ये हो सकता है कि उस आदमी ने इसलिए आक्रमण किया हो कि उसे लगता है कि कल भारतीय जनता पार्टी में उसको उसके काम से खुश होकर, इस प्रकार के आक्रमण से खुश होकर और हिंदू मुसलमान नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए कल विधानसभा का टिकट दे दिया जाए या लोकसभा का टिकट दे दिया जाए और रमेश पिधूड़ी साहब या बाकी जैसे लोग आज की तारीख में बड़े बड़े पदों में बैठे हुए हैं, शायद उस प्रकार लाइमलाइट में आने के लिए और अपनी राजनीतिक जमीन को पक्का करने के लिए अगर उस आदमी ने एक देश के बड़े फिल्म कलाकार के घर पर, और वो फिल्म कलाकार है जो अभी थोड़े दिन पहले ही मोदी जी से अपने परिवार के साथ मिला है, और मोदी जी भी अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं और डबल इंजन की सरकार भी अगर उस परिवार को नहीं प्रोटेक्शन दे पा रही है, क्योंकि वहां करीना कपूर भी थी, वहां सैफ अली खान भी थे और पूरा कपूर खानदान था, इसके बावजूद अगर उनकी सुरक्षा नहीं हो रही है तो हमारे आपकी सुरक्षा की क्या स्थिति है। डबल इंजन सरकार में ज्यादा गंभीर स्थिति है, क्योंकि अभी तक नहीं पता चला कि राहुल गांधी के मामले में क्या हुआ, अभी तक नहीं पता चला कि सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं मिली, अभी तक नहीं पता चला कि जो कहा गया था सभापति महोदय द्वारा के अभिषेक मनु सिंघवी के सीट पर 50,000 रुपए ब्लैक मनी मिला है, तो ब्लैक मनी किसका था, किसने रखा, सीसीटीवी लगे नहीं होने के बावजूद। तो देश की ये जो स्थिति है जिसमें केवल वैमनस्य के आधार पर राजनीति चल रही है, दुखद है। तो मैं आप लोगों को केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि धर्म और जाति से ऊपर उठिए और नेशन फर्स्ट और देश को सर्वोपरि रखिए, धर्म और जाति उसके बाद आते हैं, क्योंकि देश रहेगा तो हम आप रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।